Okay, so now we are starting with our next chapter, enhancement in food production. See, this is the chapter enhancement in food production, and in our textbook it is chapter number 11. So first of all, I would like to tell you which things we are going to study in this chapter. So before this, we have completed two chapters. वन वॉज द फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, और एक चैप्टर था अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का. तो ये दो चैप्टर हम लोगों ने अभी तक का सो फार कंप्लीट किया है. नाउ 11th चैप्टर वी विल स्टार्ट. इट इज़ द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. सो व्हाट इज़ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, व्हाट इज़ मीन बाय एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. तो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का मतलब होगा, चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि हम लोग जो है जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें क्रॉप्स भी आ जाएंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, इनके प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसको बढ़ा सकते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली ग्रो होना स्टार्ट हो गई थी, और जो कल्टीवेटेड लैंड था, यानी ज़मीन जो थी जहाँ पर खेती करते थे, तो वो कल्टीवेटेड लैंड जो था वो स्कैर्स हो गया, मतलब वो कम पड़ गया. तो जितना फूड प्रोडक्शन होता था वो वास्ट और रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए इनसफिशिएंट था. तो इसलिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ हुई कि कैसे जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं. उसी में फर्टिलाइज़र का यूज़ होना स्टार्ट हुआ. फिर धीरे धीरे जो है अलग अलग टाइप के वीड किलर्स आ गए, डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स आ गए. तो टाइम टू टाइम जो है ह्यूमन बीइंग ने कोशिश की है अलग अलग स्ट्रेटजी लगा के, अलग अलग टेक्निक लगा के, कि कैसे जो है वो फूड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं. तो इस चैप्टर में हमको वही सब टेक्निक्स जो है वो स्टडी करना है कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिसके बेसिस पर हम लोग फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. तो पहले जो है यहाँ पर स्टार्ट में एज एन इंट्रोडक्शन जो है ये दिया हुआ है कि इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है. तो पहले फूड की डेफिनेशन दी है कि ह्यूमन की जो है वो बेसिक नीड है, और हर वो चीज़ जिसको हम लोग जो है खाते हैं फॉर गेटिंग द एनर्जी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या कि इनऑर्गेनिक हो, बट वो नॉन पॉइजनस होना चाहिए, हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के साथ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और एडिबल होना चाहिए, और नॉरिशिंग होना चाहिए हमारी बॉडी के लिए. नॉरिशिंग का मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करना चाहिए और बॉडी के बिल्टअप में उसका रोल होना चाहिए. तो ऐसे सभी सब्सटेंस को हम लोग जो है एज अ फूड मानते हैं. अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, सो दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी. बट जो एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो हर हाल में एनिमल्स को जो है वो डिपेंड रहना होता है प्लांट्स के ऊपर. या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना होता है, या तो अदर एनिमल्स पे डिपेंड रहना होता है. और एनिमल्स भी जो है वो कहीं ना कहीं फूड चेन में जा कर के प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. तो अल्टीमेटली जितने भी एनिमल्स हैं इस वर्ल्ड के, सारे के सारे अल्टीमेटली जो है प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड हैं अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए. तो इसलिए प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये इनडायरेक्टली जो है वो एनिमल्स के प्रोडक्शन को और एनिमल के पॉपुलेशन को जो है वो बूस्ट करता है. एनिमल्स की बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी उसी में इंक्लूडेड है, हमारी बॉडी को जो है वो बिल्टअप करता है. तो अलग अलग टाइम पर प्लांट्स के अंदर प्लांट्स का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है. तो फूड प्रोडक्शन के जो है अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं. तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीज़ करना प्रोडक्टिविटी को. तो पॉइंट वाइज आप इसको जो है वो रिकॉल कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना, दूसरा क्वालिटी वाइज जो है उसको इंक्रीज़ करना, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी.
उसको इंक्रीज़ करना। क्वालिटी का मतलब यहाँ पे न्यूट्रिटिव क्वालिटी है, जैसे प्रोटीन रिच प्लांट्स प्रोड्यूस करना, कार्बोहाइड्रेट रिच प्लांट प्रोड्यूस करना, मिनरल रिच वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करना, और प्रोटीन रिच एनिमल्स का जो मीट है वो प्रोड्यूस करना, प्रोटीन रिच मिल्क प्रोडक्शन करना, एग्स को जो है वो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट रिच बनाना। तो ये सारे इसमें आते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करना, यानी ऐसे प्लांट जो ड्रॉट को रेजिस्ट करते हो, यानी कभी बाय चांस किसी साल बारिश कम हुई तो क्रॉप ख़राब ना हो, उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए बारिश नहीं हो रही है प्लांट्स अपने आप को टॉलरेट कर लें। फिर उसके बाद में ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करना जो डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट कंडीशन में भी अच्छे से ग्रो हो सके, मतलब कि कोई ऐसी सॉइल है जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, ज़्यादा मिनरल्स नहीं है, फिर भी प्लांट्स जो है वहाँ पर ग्रो हो सके। तो ये सब जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कि स्टार्ट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, वो था हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन और हाइब्रिड क्रॉप्स का प्रोडक्शन। हाइब्रिड सीड और हाइब्रिड क्रॉप किसको बोलते हैं? ऐसे क्रॉप या ऐसे सीड्स जिसमें दो अलग अलग टाइप के या दो अलग अलग वैरायटीज़ के अच्छे अच्छे फीचर्स को कंबाइन करके एक साथ में ले आया जाए, तो उसको हाइब्रिड क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि सपोज़ कर लो कि एक राइस की वैरायटी है, उसके अंदर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है लेकिन डिज़ीज़ रेजिस्टेंस एबिलिटी नहीं है। वहीं एक दूसरी राइस की ऐसी वैरायटी है जहाँ पर प्रोडक्शन तो उतना नहीं है लेकिन डिज़ीज़ रेजिस्टेंस अच्छा है, और कोई साइंटिस्ट है वो ऐसा राइस प्रोड्यूस करना चाहता है कि जिसके अंदर डिज़ीज़ रेजिस्टेंस भी हो और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो। तो दोनों राइस वैरायटीज़ के ये दोनों अच्छे फीचर्स को एक साथ में एक ही सीड के अंदर, एक ही टाइप के क्रॉप के अंदर लेके आना, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन मेथड। हमको पढ़ना भी है आगे उसकी टेक्निक भी। और इस तरह से जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसको बोला जाता है हाइब्रिड क्रॉप। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें बहुत बड़ा चैप्टर हो गया अभी न्यू सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में ये जो चैप्टर था ये 3 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड था। तो अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि न्यू सिलेबस में ये जो चैप्टर है पुराने सिलेबस के 3 चैप्टर्स को कंबाइन करके न्यू सिलेबस का ये एक चैप्टर बनाया गया है। ओल्ड सिलेबस में अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर की बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन नाम का ही एक चैप्टर था, बट उसके अंदर जो है वो माइक्रोब्स का टॉपिक और एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक था वो इंक्लूड नहीं किया था। उसके अंदर सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग दिया हुआ था, उसके मेथड्स दिए हुए थे और अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके जो हाइब्रिड क्रॉप्स बनाए हुए थे उनकी वैरायटीज़ के नाम दिए हुए थे। बट इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। चैप्टर का नाम तो सिंगल है, वही है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, बट इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग दी हुई है एक, तो मतलब वो ओल्डर सिलेबस का, पुराने सिलेबस का वो चैप्टर पूरा इंक्लूड है। अलग अलग टाइप के प्लांट वैरायटीज़ भी उसके अंदर आ गई हैं, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग दिया हुआ है। लास्ट ईयर एक चैप्टर था उसका नाम था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस ईयर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कोई अलग से चैप्टर नहीं दिया हुआ है। वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत सारे वो डिज़ीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए। हाउस होल्ड लेवल पर भी बेनिफिशियल होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पर होते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो ह्यूमन की वेलबींग में रोल प्ले करते हैं, वो चैप्टर लास्ट ईयर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर था वो अलग चैप्टर था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के नाम से। पर इस ईयर न्यू सिलेबस में क्या किया गया है, वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है जो था पुराने सिलेबस में, उसको इसी चैप्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है।
फिर ऐसे ही एक थर्ड चैप्टर था पुराने सिलेबस में, उसका नाम था एनिमल हस्बेंड्री। तो वहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताया था कि अलग अलग टाइप के जो हाइब्रिड एनिमल्स हैं और एनिमल्स के जो प्रोडक्ट है, जैसे पोल्ट्री हो गया, डेयरी इंडस्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, सेरीकल्चर हो गया, हनी बीज का कल्चर करना हो गया, रियर करना हो गया, तो वो वहाँ एनिमल हस्बेंड्री में दिया हुआ था। वो अलग चैप्टर था। उस चैप्टर को भी इसी एक चैप्टर के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया गया है। तो ऐसे देखने में तो ये एक ही चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर पुराने सिलेबस के 3 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। तो 3 चैप्टर को मिला करके एक चैप्टर बनाया हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि लेंथ तो ऑब्वियसली चैप्टर की ज़्यादा हो जाएगी। और एक ख़ास बात ये है चैप्टर में कि ये बहुत जनरलाइज चैप्टर है। लास्ट ईयर जो तीनों चैप्टर थे वो भी बहुत जनरल चैप्टर थे, वही तीनों को मर्ज कर दिया यहाँ पे। और बहुत लर्निंग वाले चैप्टर हैं। लर्निंग का मतलब ये कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगर डायरेक्ट बोले तो रट्टा मारनी पड़ेंगी। बहुत सारे वैरायटीज़ के नाम हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के नाम आएंगे, उनके प्रोडक्ट्स आएंगे। तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साइंटिफिक नेम भी आने वाले हैं। प्लांट्स के बहुत सारे जो है वर्नाकुलर नेम्स भी आने वाले हैं, हिंदी नेम, लोकल नेम्स भी आने वाले हैं इस चैप्टर में। वो आपको याद करने पड़ेंगे। याद करने का मतलब ये है कि वो रट्टा मारने पड़ेंगे आपको। तो हर साल जो है वो इस तरह के कुछ चैप्टर्स रहते ही हैं। इस साल जो है वो 3 चैप्टर नहीं करते हुए एक ही चैप्टर जो है उसमें तीनों चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है। तो प्लांट ब्रीडिंग हो गया, एनिमल ब्रीडिंग हो गया और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया। ये 3 बड़े बड़े टॉपिक को मिला करके ये चैप्टर बना है। तो ये तो हो गया यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पार्ट कि क्या क्या हमको पढ़ना है, ताकि मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि ये चैप्टर जो है वो इस तरह से ऑनलाइन या स्क्रीन वीडियो के बेसिस पर जो है लिया जा सकता है। तो ये चैप्टर सिलेक्ट करने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि इसको इस तरह से कवर किया जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है। तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है, चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। टीचर के पढ़ा देने के बाद में स्टूडेंट्स का काम बहुत है इसके अंदर। आप अपने हिसाब से जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके नोट्स बना सकते हैं, बनाना ही चाहिए आपको। लास्ट ईयर तक भी स्टूडेंट्स ने जो है इसको सेल्फ नोट्स के थ्रू स्टडी किया है। और वाइल स्टडिंग द चैप्टर, जब आपके हाथ में जो है वो टेक्स्ट बुक आ जाए तो आप मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें और फिर एग्ज़ाम से पहले उन अंडरलाइन किए हुए पॉइंट्स को रिवाइज़ करें, फिर उसको रिकॉल करें। इस तरह से ये चैप्टर स्टडी कर पाना पॉसिबल है। सो नाउ वी स्टार्ट विथ आवर प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक। तो यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग मीनिंग क्या होती है? प्लांट ब्रीडिंग की, प्लांट को ब्रीड करना मतलब प्लांट को रियर करना। ऐसे तो प्लांट को उगाने के लिए कोई ख़ास कंडीशन नहीं चाहिए होती है। हमने सॉइल ले ली या कहीं पर सॉइल है, हमने जो है उसमें सीड डाल दिया, उसको इरिगेट कर दिया, पानी डाल दिया, थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डाल दिया, बाद में प्लांट खुद ही ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। लेकिन एक टेक्निकल अप्रोच के थ्रू जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो फिर हमको प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा मिलती है। और ये जो अप्रोच होता है ये ब्लाइंड अप्रोच नहीं होता, ये होता है प्रोफेशनल अप्रोच। मतलब क्या? मतलब ये कि हमारे माइंड में पहले ये होना चाहिए कि हमको कौन से टाइप की क्रॉप उगाना है, उस क्रॉप के लिए अच्छे अच्छे सीड्स कलेक्ट करना, कैसी सॉइल चाहिए उसके लिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए उसके लिए। सॉइल और सीड सेलेक्ट करने के बाद में फिर सोइंग मेथड चाहिए, यानी उसको हम कैसे ग्रो करें, कैसी सॉइल और कितना डिगिंग करना है सॉइल को, कितना इरिगेशन करना है। इरिगेशन मतलब पानी देना है, कितना पानी देना है, कितने दिनों तक पानी देना है, कौन से सीज़न में अच्छा ग्रो होगी वो क्रॉप। ये सारे टेक्निकल नॉलेज, एग्रीकल्चरल नॉलेज हमको चाहिए। ये सारे नॉलेज को हम अगर ध्यान में रखते हुए किसी क्रॉप को ग्रो करेंगे तो ये जो अप्रोच होगा, ये अप्रोच होगा प्रोफेशनल अप्रोच। तो प्रोफेशनल अप्रोच एक अलग अप्रोच है। प्रोफेशनल अप्रोच में क्रॉप्स को ऐसे ग्रो किया जाता है कि बाद में क्रॉप्स ग्रो करने के बाद में हम उसकी मार्केटिंग कर सकें और उसको बेच के फाइनेंस कमा सकें, उससे हमको जो है वो पैसा मिले
और हमारी इकोनॉमी जो है मजबूत हो उससे, उसको सोल्ड करने के बाद, बेचने के बाद में। तो प्लांट ब्रीडिंग वही अप्रोच है। सो यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है समझ में आ गया। प्लांट को ग्रो करना, उसको एक पर्पसफुल वे में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट और पर्पसफुल मैनिपुलेशन टेक्निक के थ्रू ग्रो करना, इसको प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग जो है ये एक फील्ड है, अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी है, यानी बॉटनी की एक ब्रांच है। ऐसा नहीं है कि खेती किसानी जो है वो सिर्फ रूरल एरिया और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वही करते हैं। आज के दौर में जो है एमएससी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बॉटनी के बाद में फिर पीएचडी इन एग्रीकल्चर, ये सब कोर्सेज जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर, मिनिस्ट्री लेवल पर जो है इनको रिकमेंड किया गया है। और आज लोग करते हैं, एमएससी इन एग्रीकल्चर करके प्रोफेशनल्स बनते हैं, रूरल एरियाज़ में लैब इस्टेब्लिश करते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो पूरी फील्ड है, वो पूरी की पूरी फील्ड जो है वो इसी प्लांट ब्रीडिंग के अंडर में आती है। तो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है। इसमें ऐसा नहीं हमको कि जो नॉलेज मैंने बताया खाली उतना ही नॉलेज सफिशिएंट है। इसमें हमको जेनेटिक्स का नॉलेज बहुत काम आता है, टेक्सोनॉमी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। ये सारे नॉलेजेस जो है वो काम में आते हैं। ये सब कुछ हमको जो है वो अलग अलग जगह पर, कहीं चैप्टर वाइज, कहीं टॉपिक वाइज, ये सारी चीज़ें हमको स्टडी करना है अपने बायोलॉजी के सिलेबस में, 12th बायो के सिलेबस में। तो ये है प्लांट ब्रीडिंग। तो होप कि प्लांट ब्रीडिंग किसको बोलते हैं मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, तुमको तो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग की जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये है, प्लांट ब्रीडिंग इज़ अ मेथड ऑफ अल्टरिंग द जेनेटिक पैटर्न ऑफ प्लांट टू इंक्रीज देयर वैल्यू यूटिलिटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये उसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। मतलब कि प्लांट के जेनेटिक पैटर्न को, उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनके वैल्यू को ऐसा इंक्रीज़ करना कि उसका पूरा पूरा जो फ़ायदा है वो इंसान को मिले, वेलफेयर इंसान को मिले। अब इसमें क्या है, क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाना, ईल्ड मतलब कि उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसकी पैदावार को बढ़ाना, क्वालिटी इंप्रूव करना, टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। जैसा मैंने अभी बताया ऑब्जेक्टिव्स में कि अगर कभी किसी साल बारिश नहीं हुई तो क्रॉप 2-3 महीना जो है वो ड्रॉट को झेल ले, सूखा पड़ गया है उसको वो झेल ले क्रॉप। कोई पैथोजन उसके ऊपर लग गया है तो वो पैथोजन से खुद लड़ सके, यानी प्लांट्स के अंदर भी उनकी अपनी इम्यूनिटी डेवलप हो और इंसेक्ट से टॉलरेंस डेवलप हो। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये पॉइंट वाइज करके आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। तो इसके लिए जो है वो हमको साइंटिफिक नॉलेज चाहिए, साथ में जो है वो ऐसे सीड प्रोड्यूस करें जो कि सुपीरियर क्वालिटी के हों, केमिकल्स मतलब पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र्स हैं और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हों, मॉडर्न मशीनरीज़ का यूज़ करें, इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करें। तो ये सब इसके अंडर में आते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग जो है वो कोई बहुत नई साइंस नहीं है, न्यू साइंस नहीं है, बहुत पुरानी साइंस है। बस क्या होता गया है, टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर एडवांसमेंट होते गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम लैप्स हुआ है, इंसान को नॉलेज बढ़ती गई, इंसान की साइंटिफिक नॉलेज बढ़ती गई है, वैसे वैसे इंसान ने अपनी साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ किया है इसमें। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है यहाँ पे बताया है कुछ 10,000 ईयर्स पुराना सिस्टम है। और प्रेजेंट डे जो है इसको डोमेस्टिकेशन भी बोलते हैं या प्लांट्स का एक्लीमेटाइजेशन भी कहते हैं। एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स को न्यू कंडीशन में एडजस्ट करवाना बाय यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज। तो अलग अलग मेथड्स भी यहाँ पर हमको पढ़ना है। हो सकता है लोअर स्टैंडर्ड में उसकी डेफिनेशंस आप लोग पढ़ करके आए हों, जहाँ जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में सिर्फ डेफिनेशन पढ़े हों या किसी टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको पूरा पूरा टॉपिक पढ़ना है, कुछ केसेस में पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट है मेथड से। उसके पहले एक नॉलेज क्लाउड के तौर पर जो है आपको साइंटिस्ट के नाम दिए हुए, 2 इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम यहाँ आते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ये दोनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने
हाइब्रिड क्रॉप्स का चलन इंट्रोड्यूस किया एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नॉर्मल या जनरल फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, या इनको जो है वो एग्रीकल्चर के ग्रेटेस्ट स्पोक पर्सन माना जाता है। और ये वो पर्सन थे जिन्होंने कई हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचाई। कैसे बचाई? क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया। और फेमाइन इंडिया के टाइम पर, फेमाइन इंडिया वो टाइम जब इंडिया में फूड को लेकर के भुखमरी थी, मतलब कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा था, पॉपुलेशन बढ़ गया था, प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, तो ऑटोमेटिक जो महंगाई थी वो बढ़ गई थी। तो पुअर पीपल्स जो थे वो क्रॉप को और अच्छे क्रॉप को जो है वो ख़रीद नहीं सकते थे, तो बहुत सारे लोग जो है भूख से मर जाया करते थे। तो ऐसे दौर में कम ज़मीन पे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, हाइब्रिड सीड को यूज़ करके ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन करना, ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने। और इसी अप्रोच को आगे बढ़ाया था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो इसीलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन या इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर माना जाता है। इन्होंने एक व्हीट वैरायटी डेवलप की थी, सोनोरा और शरबती सोनोरा। ये सब वैरायटीज़ हमको आगे भी पढ़ना है, NP 165। तो इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी और पहली बार इन लोगों ने ही जो है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया था। तो इसी सब यूज़ की वजह से, टेक्नोलॉजी की यूज़ की वजह से, हाइब्रिड सीड और अलग अलग साइंटिफिक अप्रोच की वजह से क्या हुआ था, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी। कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने लग गया था। और बढ़ती हुई आबादी, वास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन का पेट पालने के लिए ये बहुत ज़रूरी था, वो नीड ऑफ आवर था उस टाइम पर, जिसको इन लोगों ने जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया था। तो इन्हीं सब टेक्निक को यूज़ करके इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, फ्रीडम मिलने के बाद, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत बढ़ गई थी। और इसी को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी को कहते हैं, जिसको आपने कहीं स्टडी किया होगा लोअर स्टैंडर्ड में, ग्रीन रिवॉल्यूशन शॉर्ट नोट के तौर पर। तो वही सेम चीज़ है। ये दो साइंटिस्ट के नाम आप याद रखो, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बाद में फिर हमको पढ़ना है, पेपर में कभी कभी शॉर्ट नोट आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन पे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए, तो ये बातें आपको उसमें लिखनी है। देख, अब आप समझ गए होंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद में कि चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है। बोरिंग इन द सेंस क्या है? बोरिंग का मतलब ये नहीं कि चैप्टर आपको पढ़ना नहीं है या पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ये तो आपकी थिंकिंग के ऊपर है, आपके अप्रोच के ऊपर है। चैप्टर अच्छा है लेकिन चैप्टर थ्योरेटिकल है। आप समझ सकते हो कि चैप्टर में डायग्राम नहीं है ज़्यादा, कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा, बस ऐसे ही थ्योरी है। तो थ्योरी पढ़ने का, थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ने का जो बेस्ट वे होता है वो होता है कि आप टॉपिक पढ़ने के बाद में उसको मगअप ना करें, मतलब रट्टा ना मारे डायरेक्ट आंख बंद करके। उसके मेन पॉइंट्स को पहले सॉर्ट आउट करें और सॉर्ट आउट करने के बाद में फिर उन मेन पॉइंट्स को आप एक जगह लिखें अपनी नोट्स के फॉर्म में, और फिर उन पॉइंट्स को आप अपने ओन वर्ड्स में इलाबोरेट करें। जब आप मेन पॉइंट्स को अपने खुद के वर्ड्स में इलाबोरेट करेंगे तो वो आपकी सेल्फ नोट्स बनेगी, और आपकी सेल्फ नोट्स जो रहेगी वो किसी भी गाइड या टेक्स्ट बुक या किसी अदर पर्सन की दी हुई या डिक्टेट की हुई नोट्स से बहुत अच्छी रहेगी। आपकी खुद की बनाई हुई नोट्स हैं, आपके खुद के दिमाग के ख्याल को, थॉट प्रोसेसेस को आपने वर्ड्स में कन्वर्ट किया है, तो आप उसको एक बार पढ़ेंगे एग्ज़ाम से पहले, वो आपको एक बार में याद हो जाएगी। किसी टीचर की लिखवाई हुई नोट्स, डिक्टेट की हुई नोट्स या किसी बुक से जेरोक्स की हुई नोट्स को आप 10 बार भी पढ़ेंगे तो उतना अच्छा आप उसको एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, भूलने के चांसेस बहुत होंगे उसके अंदर आपको। तो बेटर ये है कि आप मेन पॉइंट्स लिखते हुए चलें लेक्चर सुनने के टाइम पर ही, और उसको 1 या 2 बार लेक्चर होने के बाद में रिकॉल करें।
तो करना तो चाहिए आपको, बोल तो रहा हूँ मैं बहुत शुरू से, मगर मेरे बोलने का असर वही 10-20% बच्चों पर ही हो रहा है। ज़्यादा लोग जो है उसको सेल्फ नोट्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना मेहनत से लॉकडाउन होने के बाद भी टीचर आपको जो है वो किसी तरह से ऑनलाइन अलग अलग वेज़ में, अलग अलग मेथड्स में पढ़ा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कुछ बनती है, तो आपको करना चाहिए। सो प्लीज़ फ़ील करिए आप ज़रा, और टीचर्स के साथ में सिंपैथी दिखाइए, और इसको आप लोग जो है वो नोट डाउन करें, अपनी सेल्फ नोट्स में कन्वर्ट भी करें। सो पॉइंट्स नोट डाउन करें आप लोग और उन पॉइंट्स को रिकॉल करें। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है हाइब्रिडाइजेशन और उसकी टेक्निक। तो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हम दो अलग अलग अच्छे फीचर्स रखने वाले क्रॉप वैरायटीज़ या सीड्स जो हैं उनको कंबाइन करके एक सिंगल सीड के अंदर कैसे ला सकते हैं, इस टेक्निक को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। एक इंटरनेट माय फ्रेंड करके एक टॉपिक ऐसा शॉर्ट में दिया है, हाइब्रिड वीगर के बारे में आप लोग मालूमात निकालिए, नेट पर सर्च करिए हाइब्रिड वीगर किसको कहते हैं, तो आप लोग सर्च करके रखिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले अगर पॉसिबल हो, बल्कि इसको आप एज अ होमवर्क लीजिए कि हाइब्रिड वीगर के बारे में मालूमात निकालिए और उसके बारे में मुझको लिख करके नोट्स के फॉर्म में या जैसे भी शॉर्ट में आप उसकी डेफिनेशन या उसके ऊपर शॉर्ट नोट मुझको लिख करके सेंड करिए। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसकी टेक्निक्स क्या है, उसके स्टेप्स हैं, एक फ़्लो चार्ट भी दिया हुआ है आगे, वो स्टेप भी दिए हुए हैं और फ़्लो चार्ट भी दिया हुआ है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।